Good morning, class 9. After giving the test of the first chapter, I have seen many of you are giving the test and some of them not answered. And so we are discussing about the second chapter, third chapter, which is gravitation. And we have learned the Kepler's law of planetary motion. First law, in which we have learned that the planets move around the elliptical orbit. In second law, we have learned that uh, each planet revolves around the sun in such a way that a line joining the planets to the sun sweep over equal area in equal interval of time. That means what? Equal area in equal interval of time. And second, first one we have the elliptical orbit. The third we have, in which we have the mean distance, the cube of a mean distance between the sun and the planet is cube is directly proportional to the time period of the dash planet and its square. We have learned this. So class 9, basically I'm talking about this. So these are the Kepler's planetary motion first, second, third. They are basically the laws. They don't have actually proof. मतलब कोई प्रूव नहीं, उन्होंने बस एक लॉ कहा था कि इसमें ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है. ठीक है. Now we have moving to the next topic, which is basically you can see it is not a basically a main heading, and we can find this heading in your NCERT side book, NCERT in form of column, inverse square rule. इनवर्स स्क्वायर रूल, ये आपको आपके एनसीईआरटी के साइड में कहीं कॉलम बना रहेगा. आप एक बुक, मुझे पेज नंबर याद नहीं, आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉलम बना, उसमें लिखा रहेगा इनवर्स स्क्वायर रूल. वो मेन हेडिंग नहीं है, बट मैं पढ़ा दूंगा, आपको चाहता हूँ आप उसको नॉलेज दिमाग में चीज़ होना चाहिए. इनवर्स स्क्वायर रूल. तो बेसिकली इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं, आज पर इसी को पढ़ेंगे. इनवर्स स्क्वायर रूल. इनवर्स भी है, स्क्वायर भी रूल है. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है इन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, the force between the two objects, yani force of gravitation, is directly proportional to the product of their masses. And we have also learned that the force is inversely proportional to the square of distance between them. The inverse square rule defines this law. How the Newtons get this formula that if we square inverse and cut square the distance between the planet and the sun, it is how this relation is formed. ठीक है. इस हमको ये पढ़ना है, इसको इनवर्स स्क्वायर रूल क्या चीज़ है, कि न्यूटन्स को ये हमको पढ़ना है कि न्यूटन्स को कैसे मालूम पड़ा कि एफ मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और डिस्टेंस के बीच में ये रिलेशन कैसे उसको मिला. ठीक है. तो इसमें अगर डिफाइन करना जाए इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है, तो डिफाइन वी कैन डिफाइन दैट द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर रूल. ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन है. तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे इसको मिला. तो फॉर गेटिंग दिस assumption, for deriving this formula, Newton's assumed the following things. फॉलोइंग क्या वन थिंग्स ये न्यूटन्स ने लेके आया था. ठीक है. न्यूटन्स ने क्या एज्यूम किया, न्यूटन्स ने इस बात को एज्यूम किया कि जो हमारा सन है और जो प्लैनेट है जो आसपास रिवॉल्व कर रहा है, केप्लर ने तो कहा था कि ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है. तो अजम्पशन है, यहाँ पे अजम्पशन क्या माना गया कि न्यूटन्स ने इस बात को माना कि एज्यूम कर ले, ठीक है, कि जो हमारा प्लैनेट है वो सन के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है. इस बात को मानने के बाद उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि कैसे हमको ये रिलेशन मिला. ठीक है. तो फॉर क्लास 9th देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, तो अब तो ये हमने एज्यूम कर लिया है कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है, जैसे आपको देखना आप किसी चौराहे पे या कहीं पे यहाँ पे लेन ऐसी होती है, ये ऐसे रोड होती है. ठीक है. तो आप जब यहाँ से बाइक चलाते हैं टर्न करते हैं, ठीक है, तो आप हल्का सा सेंटर की ओर लीन कर जाते हैं, हल्का सा बेंड करते हैं, बट आप गिरते नहीं, का बैलेंस आपका सही रहता है. ठीक है. और आप इसी अगर मान लीजिए जैसे कि अर्थ की ही बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहता है. यानी क्या, यहाँ पे यहाँ पे भी आप देख रहे थे, यहाँ पे आप हल्का से सेंटर की ओर क्या करें, यहाँ बीच में कहीं चौराहा है तो बीच में का सेंटर होगा उसकी ओर बेंड कर रहे हैं. तो और आपका बैलेंस बना हुआ और आपकी बाइक क्या हो रही है, आगे की ओर मूव ऑन कर रही है. तो जैसे कहीं पे भी होता है, कहीं टर्न आता है तो कोई भी ड्राइवर होता है, जो कोई राइडर होता है, जैसे जो टर्न आता है वैसे अपनी बॉडी का भी इधर बेंड करता है, कभी इधर बेंड करता है, और बैलेंसिंग मेंटेन रखता है तो गाड़ी मूव करती है. तो वो क्या करता है, सेंटर के अलावा एक फोर्स लगाता है.
ठीक है। सेंटर के अलॉन्ग फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ लोगों को बात पता होगी, कुछ लोगों को फर्स्ट टाइम होगा तो उसको जान दीजिएगा। तो फोर्स विच आर मूविंग विच इज डायरेक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, जो सर्कुलर मोशन में ये कभी कवर करता है जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और सेंटर के अलॉन्ग जब कोई फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। और इसमें एफ की जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, सॉरी आर स्क्वायर नहीं आर, एम वी स्क्वायर, दिस फॉर्मूला ऑफ सेंटीमीटर फोर्स को बोलते हैं एफ सी। चलिए, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लैनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन टू द सन एंड द प्लैनेट। तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो अर्थ का मास, अर्थ है या कोई और प्लैनेट है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मास कुछ भी है, उसका मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि वो तो फिक्स होगा, वो तो चेंज होता नहीं है। तो हमारा जो f हो जाएगा, तो अब ये मतलब कि m कांस्टेंट हो गया, तो जब m हमारा कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर। नाउ ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इस चीज को। नाउ हम आगे मूव करते हैं। अब देखिए, अब ये हमारा सर्कुलर पाथ को मूव कर रहा है। अब इसका कोई डिस्टेंस हम मान लेंगे r, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे, r। तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा इस पूरे सर्कुलर पाथ का, तो सर्कुलर डिस्टेंस कह सकते हैं इसको, सर्कुलर डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा 2 पाई r सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। और टाइम पीरियड हम लोग क्या मान लेंगे, तो टाइम पीरियड जिसको जो मूव करने में लग रहा है तो हम कर देंगे लेट टाइम पीरियड, जिसको एक रिवॉल्यूशन लगाने में लग रहा है वो हमने क्या मान लिया, t। ठीक है, हमने क्या मान लिया, t है, सॉरी। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। तो हम देखेंगे तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा जाएगा 2 पाई r और टाइम हमारा हो जाएगा, टाइम पीरियड t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 पाई हमारा क्या कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 वो भी कांस्टेंट, यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाई t। ठीक है, तो हमको ये अजीब मिल गया, तो हमने ये चीज़ लेके चल रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट मान के, चाहे तो इसको सेकंड मान सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। न्यूटन्स ने ये मेथड है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स में यहाँ पे v का क्या है, स्क्वायर है, तो हमने v का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो v का स्क्वायर कर दें दो स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा, v का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r का स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे न्यूटन्स ने फिर जब ये चीज़ देखा कि वेलोसिटी जो है r स्क्वायर और t के स्क्वायर के डिपेंड कर दी है, फिर यहाँ से न्यूटन्स ने ये चीज़ देखा कि हमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है। वो क्या दिखाई दे रही है, केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ मैं शॉर्ट फॉर्म में कर दे रहा हूँ। थर्ड लॉ वो क्या चीज़ था, r का क्यूब अपॉन t का स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। नेक्स्ट क्लास में देख लीजिए इस चीज को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको देख लेते हैं। तो हमको क्या मिल गया, कहते हैं थर्ड लॉ मिल गया। ठीक है, थर्ड लॉ का मिल गया। तो हम देखिए यहाँ पे, मगर यहाँ पे क्या है, r का क्यूब है, यहाँ पे क्या t का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, r से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख देंगे मल्टीप्लाइंग and dividing by r। तो देखिए इसमें ऊपर नीचे हम r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसको लिख देंगे, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे, r अपॉन r। ठीक, तो अब हम देखें क्या आ गया, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब अपॉन t का स्क्वायर इंटू 1 बाई r। ठीक है, तो अभी हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं थर्ड लॉ प्लैनेटरी मोशन से। तो r क्यूब अपॉन t स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट।
तो इसको रिमूव कर सकते हैं। तो वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, अब हमको ये चीज मिल गई, तो ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। तो फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, ये है, हमने क्या मिला, तो एफ का टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और सेकंड क्या हमको मिल गई, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि वी स्क्वायर की वैल्यू क्या कर देंगे, इस वाले पे पुटअप कर देंगे, यहाँ उसको पुटअप कर देते हैं। तो वी हैव लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/r, और ये वैल्यू है 1/r सिंबल और अपॉन आर तो है ही, तो क्या जाएगा 1/r इंटू आर। तो एफ की वैल्यू क्या जाएगी, प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको न्यूटन को क्या मिल गया, इनवर्स स्क्वायर। तो दिस इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर रूल। From this we will get that the force of attraction for the force of gravitational force between two objects is directly proportional to the square of the inverse and square of the between them. ये हम लोगों ने पढ़ा था एम्बियन ऑफ एम टू। एक चीज और जहाँ मैं चाहता हूँ कि आप इसको भी देख लीजिए इस चीज को, और वो हम लोग को क्या पढ़ना है, न्यूटन्स थर्ड लॉ of motion and gravitation। देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो हम लोग पढ़ चुके हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में हम लोग क्या पढ़ा, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यानी जितना फोर्स हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं उतना ही फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लगाता है इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। यानी कि अगर ये 10 न्यूटन इधर वर्क कर रहा है तो 10 न्यूटन ये भी क्या इधर वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें भी चीज क्या है, ग्रेविटेशन की बात करते हैं। तो इसमें ये चीज है न्यूटन थर्ड लॉ में कि ग्रेविटेशन में, तो ग्रेविटेशन में भी उतना ही वर्क कर रहा है। इट मीन्स व्हाट, कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है, अगर, और हमने ये पढ़ा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, ऑल पूरी यूनिवर्स में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इमर्ज बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, यानी हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वर्क करता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कोई भी साइज का हो, कोई भी वेट का हो। ठीक है, कोई भी साइज का हो, कोई भी वेट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हर ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वर्क करता है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो मेरे सामने ये प्लेन है और आपके सामने ये टेबल है, तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में, आपके हाथ में मोबाइल है, तो ये क्या है, हम दोनों के बीच में भी क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है। तो पॉइंट हमारे यहाँ पे ये कैसा वर्क कर रहा है, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। यानी क्या, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम एक फर्स्ट बॉडी लगा रहा है सेकंड बॉडी पे, उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेकंड बॉडी लगा रहा है फर्स्ट बॉडी पे लगा रहा है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि अगर दोनों का फोर्स इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, तो आपकी मोबाइल आप तक क्यों नहीं आ रही है, आप उसमें चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है, या ये पेन आप तक उठ क्यों नहीं आ रही है, तो ये चीज हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं। तो वी हैव फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड लॉ लिखेंगे, फ्रॉम, ये सब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, फ्रॉम सेकंड लॉ। ठीक है, हम लोग ये चीज जानते हैं क्या, कि F इज इक्वल्स टू m इंटू a। ठीक है, तो देन a इज इक्वल्स टू f अपॉन m। और हम जो क्या चीज कह रहे हैं कि दोनों के केसेस में फोर्स क्या है, इक्वल, जितना फोर्स ये लगा रहा होगा इस बॉडी पे उतना ही फोर्स ये लगा रहा होगा इस बॉडी पे, यानी इन दोनों केसेस में f क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट, मतलब F1 और F2 जो भी दोनों क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। ठीक है, यानी कि आप देखिए क्वेश्चन इससे हमको क्या मिल गया, ध्यान समझिएगा, कि जैसे ये पेन है, ये उठ के हमारे और इस पेन के बीच में क्या हो रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो आपका आपके मोबाइल के बीच में सेम अमाउंट ऑफ, जितना फोर्स आप मोबाइल को लगा रहे हो उतना ही फोर्स मोबाइल आपको भी लगा रहा है। तो ये पेन या ये मोबाइल हमारे तक क्यों नहीं आ रही है, तो यहाँ पे यानी कि क्यों नहीं आ रहे, अभी तो ये इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, अगर वो हमारे तक आएगा तो वेलोसिटी 0 से कुछ बढ़ेगी, यानी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 बढ़ेगा तब आपके तक आएगा। तो यानी कि वहाँ पे क्या वर्क करना चाहिए, एक्सीलरेशन ही होगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज करेगी और इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एक्सीलरेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे, और वो भी एक ऐसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि मास को अगर इंक्रीज करेंगे तो एक्सीलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
ठीक है, और मास को डिक्रीज करेंगे तो फिर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो सेम चीज़ जो होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया ना। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मैं और मेरी ये पेन है, ठीक है, तो हम दोनों के बीच में ये बात सही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या इक्वली वर्क कर रहा है, जितना फोर्स मैं पेन को लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स वो पेन भी मुझे लगा रहा है। बट ये पेन मूव क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि और क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि कंपेयर किया जाए मास का, ठीक है, तो मेरे और पेन के बीच में जो मास का डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ही ह्यूज है, ठीक है, बहुत ही ह्यूज है। एग्जाम्पल और ठीक है, ये मेरा मास क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही कम, ठीक है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि कोई एक पेन है, ठीक है, ये पेन, अब ऑब्वियस बात है, इस पेन और जो हमारा अर्थ है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बट हम ये पेन को जो ऊपर से छोड़ रहे हैं, तो जब पेन नीचे की ओर जा रहा है तो अर्थ ऊपर की क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो पेन का जो मास है कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब जीरो के बराबर हो जाएगा ना। मास का पेन क्या हो जाएगा, अर्थ कंपेरिजन मास का क्या हो जाएगा, बहुत ही जीरो के बराबर हो जाएगा। अर्थ का मास इतना हाई है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा लो चला जाएगा, यानी कि वहां पे अर्थ में जो एक्सेलरेशन होगा वो टेंस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो मूव नहीं कर रहा, और जब हम पेन को कर रहे हैं तो पेन का जो मास है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द अर्थ, वो क्या है, बहुत ही लो है, ठीक है, तो बहुत ही लो है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई हो जाएगा। इसलिए पेन क्या कर रही, मूव कर रही, पर अर्थ मूव नहीं कर रही। तो सिंपल सा लॉजिक था ये चीज के पीछे। Since the acceleration produced in the earth is extremely small and we cannot see the motion of the earth toward the falling stone, ये सिंपल बात है। स्टोन एग्जांपल ले लीजिए या फिर पेन एग्जांपल ले लीजिए, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा कि हम उसको इमेजिन या एज्यूम नहीं कर सकते। तो क्लास नाउ आई थिंक सेकंड लास्ट टॉपिक इज फिनिश्ड। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, वो है क्या, फ्री फॉल।